जब सर्दियां जंगल को पूरी तरह से ढक लेते हैं तो नेचर सिर्फ खूबसूरत नहीं रहता, वो भयानक हो जाता है। ये उन बर्फीले इलाकों की बात है जहाँ टेम्परेचर के साथ इंसानियत भी गिर जाती है। जब तुम आइसोलेशन में हो तो एक अजीब सी भूख तुम्हारे अंदर जागती है। वहाँ पुराने नियम चलते हैं और हवा में कुछ ऐसा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये है स्ट्रेंज लॉर और आप देख रहे हैं लोगों के साथ घटी दो सच्ची घटनाएं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। व्हाट माई ग्रैंड चिल्ड्रन सॉ फ्रॉम अनोनिमस। बात है 2016 की अक्टूबर की। अब तो इसे पूरे 8 साल हो गए हैं, पर सच कहूँ तो लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। मेरी फैमिली की प्राइवेसी के लिए मैं इस कहानी में नाम बदल रही हूँ। बुधवार का दिन था। मेरी बेटी शेरन का कॉल आया। उसने पूछा कि क्या मैं वीकेंड पर मेसन और एमा को संभाल सकती हूँ, और उसका हस्बैंड रिक अपनी 15वीं एनिवर्सरी के लिए थंडर पे जा रहे थे। मैंने फौरन हाँ कर दी। मैं अपनी ग्रैंड किड्स के लिए कभी ना नहीं कहती। तब मेसन 11 साल का था और एमा ने उसी सितंबर में 8 साल पूरे किए थे। दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। मेसन शांत रहता है, जहाँ मौका मिले किताब में नाक घुसाए रखता है यानी पढ़ता रहता है। शायद फैंटेसी किताबें होंगी क्योंकि मुझे उसकी कुछ किताबों में कुछ ड्रैगन्स और विजार्ड्स के कवर याद हैं। एमा बिल्कुल उसकी ऑपोजिट थी। 5 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ सकती थी। पूरी एनर्जी भरी हुई थी उसमें। उन्हें मेरे घर पर आना पसंद था क्योंकि मैं उन्हें वो सब करने देती थी जो उनकी मम्मी पापा नहीं करने देते थे। थोड़ा देर तक जागना, डिनर से पहले कुकीज़ खाना और पीछे के जंगल में खेलना। मैं नॉर्थ वेस्ट ओंटारियो में शहर से लगभग 40 मिनट की दूरी पर रहती हूँ। सेफ्टी के लिए मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताऊंगी। मेरे लेट हस्बैंड आल और मैंने ये प्रॉपर्टी 1978 में खरीदी थी। 40 एकड़ ज़मीन जो सीधे क्राउन लैंड से सटी हुई थी। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ जंगल ही जंगल थे। शेरन और उसके बड़े भाई डेविड को हमने यहीं पाला था। वो तो बचपन में लगभग उन जंगलों में ही रहे थे। हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, खैर उस तरह की नहीं जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। शुक्रवार को स्कूल के बाद बच्चे आ गए। शेरन की गाड़ी रुक भी नहीं पाई कि वो दोनों कूदकर बाहर भागे। मेसन ने अपनी किताबों से भरा बैकपैक खींच रखा था और एमा ने वो स्टफ्ड रैबिट कस के पकड़ा हुआ था जिसे वो हर जगह ले जाती थी। हालांकि वो हमेशा कहती थी कि वो अब इन चीज़ों के लिए बड़ी हो गई थी। शेरन ने आवाज़ लगाई, ग्रैंडमा के पास अच्छे से रहना। पर वो तो तब तक घर की तरफ भाग चुके थे। उन्हें पता था कि मेरी ताज़ी चॉकलेट चिप कुकीज़ उनका इंतज़ार कर रही होंगी क्योंकि हमेशा करती थी। वो पहली रात एकदम नॉर्मल थी। डिनर में हमने स्पगैटी खाई जो एमा की फेवरेट थी। हमने एक कार्टून मूवी देखी, एक राजकुमारी वाली। मैं आधी मूवी में ही सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेसन कैंप की रोशनी में पड़ रहा था और एमा एक छोटी बिल्ली की तरह मुझसे सटकर सो रही थी। मैंने 10 बजे तक उन्हें गेस्ट रूम में सुला दिया। उनके लिए ये बहुत देर थी, पर इसीलिए तो ग्रैंडमा होती है ना। शनिवार की सुबह बहुत खूबसूरत थी। रात को ठंड और थोड़ा कोहरा पड़ा था और हर चीज़ चमक रही थी। मेरी विंडो से पेड़ों के बीच से झील पर कोहरा उठा दिख रहा था। मैं पैनकेक बना रही थी, तभी एमा पजामा में अपने रैबिट को घसीटते हुए आई। ग्रैंडमा, क्या हम ब्रेकफास्ट के बाद बाहर खेल सकते हैं? हाँ जान, क्यों नहीं, बस गर्म कपड़े पहन लेना, बाहर ठंड है ना। तभी मेसन आ गया, पहले से तैयार और हाथ में एक और किताब पकड़े। वो लड़का तो शायद सोते हुए भी पढ़ता होगा, ऐसा मुझे लगता था। ब्रेकफास्ट के बाद जो कि असली मेपल सिरप वाले पैनकेक थे, वही मेपल सिरप जो हमें पड़ोसियों ने दिया था। वे लगभग उड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकले। मैं विंडो से उन्हें देख रही थी जैसे वो बैकयार्ड को पार करके पेड़ों की तरफ भाग रहे थे। हमारे कुछ रूल थे, आवाज़ लगाने की दूरी में रहना, बड़े गिरे हुए ओक के पेड़ से आगे नहीं जाना। वो पेड़ घर से जंगल में लगभग 5 मिनट की पैदल दूरी पर था। और जब मैं डिनर बेल बजाऊं जो असल में मेरा चिल्लाना होता था, तो वापस आ जाना। उन्हें सारे रोल पता थे, वो यहाँ बचपन से आ रहे थे। मैं किचन में बर्तन धोने लगी, लंच के लिए सूप बनाने की तैयारी करने लगी।
लगभग 1 घंटे बाद मैंने उन्हें वापस आते सुना। दोनों एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे। वे दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। ठंड से उनके गाल गुलाबी हो गए थे। ग्रैंडमा, एमा ने मेरी स्वेटर खींची। जंगल में कुछ अजीब है। मैंने तौलिए से हाथ पोंछे। किस तरह का अजीब है बेटा? मेसन बोला। पेड़ों पर निशानों की तरह कुछ है, खरोंचे, पर जमीन से बहुत ऊंचाई पर, हमारे पहुंच से बहुत ऊपर। हमारे यहाँ काले भालू तो आते ही रहते हैं, कभी कभार ग्रिजली भी निकल जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैंने सोचा कि यही होगा, भालू ठंड से पहले अपना इलाका मार्क कर रहे होंगे। इसमें अजीब क्या है? अरे वो तो बस भालू होंगे। अगर भालू दिखे तो क्या करना है, याद है ना? दोनों ने सिर हिलाया। शोर मचाओ, धीरे धीरे पीछे हटो और भागो मत। हमने ये बात दर्जनों बार दोहराई थी, पर एमा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ये भालू के निशान नहीं है ग्रैंडमा, एक बड़े भालू के लिए भी ये बहुत ऊंचे हैं, और ये ऐसे दिखते हैं जैसे उसने अपनी हथेली खोली, उंगलियां फैलाकर, जैसे बहुत बहुत लंबी उंगलियों वाले किसी ने किया हो। मैंने सोचा ये बच्चों की इमेजिनेशन थी। मैंने उन्हें देखा, सेब के कुछ टुकड़े दिए और कुछ और चीजें भी दी, और उन्हें सलाह दी कि अब घर के पास ही खेलना। वे मान गए, पर मैं देख सकती थी क्या वो एक्साइटेड थे। उनके लिए ये एक एडवेंचर था, एक नई मिस्ट्री जिसे सुलझाना था। करीब 12 बजे वो लंच के लिए आए। ग्रिल्ड चीज़ और टमाटर का सूप, ये भी उनकी फेवरेट चीज़ों में से थी। वे पूरा समय बड़बड़ाते रहे कि उन्होंने और क्या क्या मिला, और खरोंचे, सभी बहुत ऊंचाई पर, और कुछ ऐसी जगहें जहां नीचे की झाड़ियां और घास दबी हुई थी, जैसे कोई वहां चल रहा हो या उसे कुचला हो या वहां लेटा हो। मेसन, जो हमेशा छोटा साइंटिस्ट बना रहता था, मेरी बर्ड वॉचिंग बाइनिकुलर्स मांग रहा था ताकि वो पैरों के निशान खोज सके। मैंने उसे दे दी, सोचा कि इससे वो बिजी रहेंगे। मुझे याद है मैं कपड़े मोड़ रही थी जब वो अगली बार वापस आए, लगभग 3 बजे। मैं तुरंत समझ गई कि अब कुछ अलग हुआ है। एमा कूद नहीं रही थी, मेसन बात नहीं कर रहा था। वो पीछे के दरवाजे पर खड़े थे और मैं उनके चेहरों पर देख सकती थी किसी चीज ने उन्हें डरा दिया था। अब क्या हुआ? मैंने दरवाजा खोलते हुए पूछा। मेसन धीरे से बोला, बाहर कुछ है ग्रैंडमा, हमने उसकी आवाज सुनी और मुझे लगता है वो हमारा पीछा कर रहा था। तुम्हारा पीछा? क्या मतलब? एमा अपने भाई के करीब आ गई और बोली, जब हम चले तो वो भी चला, और हम रुके तो वो भी रुक गया। मेसन ने आगे कहा, हम उसे देख नहीं पाए, पर वो घने पेड़ों में पीछे ही रहा और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। मेसन ने जोड़ा, याद है डैड पिछले समर कार में हैंडबैगर भूल गए थे, सड़ा हुआ मांस, बिल्कुल वैसी ही स्मेल थी। ये सुनकर मैं डर गई। मैं उनके सामने शांत रही, मैं उन्हें और ज्यादा डराना नहीं चाहती थी। शायद कोई हिरन होगा, वे कभी कभी अजीब आवाजें निकालते हैं, और तुम जानते हो जंगल में बाहर जानवर मर भी जाते हैं और बदबू आती है। हो सकता है तुमने उसे देखा ना हो, पर तुम किसी मरे हुए जानवर के पास से गुजरे होगे। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें हॉट चॉकलेट बनाकर देती हूँ। पर पहली बार उन्हें हॉट चॉकलेट नहीं चाहिए था। मेसन ने कहा, उसे कुछ निशान मिले हैं, बड़े निशान, जो किसी भी डियर से अलग हैं। क्या मैं देखने चलूं? बस जंगल के किनारे तक प्लीज ग्रैंडमा। मुझे मना कर देना चाहिए था, उन्हें अंदर ही रखना चाहिए था, और उनके मम्मी पापा को कॉल करनी चाहिए थी। उन्हें तुरंत पैक करके शहर ले जाना चाहिए था। पर मैं अब भी भालू या शायद मूस के बारे में ही सोच रही थी, या शायद उनकी कल्पनाएं बहुत तेज दौड़ रही थी, और मैं वो ग्रैंडमा नहीं बनना चाहती थी जो परछाइयों से डरती हो। इसलिए मैंने अर्ल का पुराना जैकेट पहना और उनके पीछे चल दी। निशान घर से करीब 50 फीट दूर एक पुराने पेड़ के पास थे। पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, इसलिए जमीन अभी भी नरम थी। निशानों को पकड़ने के लिए ये परफेक्ट थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरा मुंह सूख गया। ये भालू के निशान नहीं थे। मैंने इतने सालों में ढेर सारे भालू के निशान देखे हैं, ये मूस या हिरन के भी निशान नहीं थे। जो बात मुझे डरा रही थी वो ये थी कि वह इंसान के पैरों के निशान जैसे दिख रहे थे, लगभग इंसान जैसे, पर ये गलत थे। ये पैर बहुत लंबे और बहुत
पतले थे। पैरों की उंगलियां, अगर उन्हें उंगलियां कह सकते हैं, वो खींची हुई थी और किनारों पर ऐसे निशान थे जैसे नाखून जमीन में धंस गए हों। पर सबसे खराब बात थी उसके चलने का तरीका। मैं कोई ट्रैकर या प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर मैं भी देख सकती थी कि जिसने भी ये निशान बनाए थे उसके पैर बहुत बहुत लंबे थे। कदमों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। देखो ग्रैंडमा, एमा ने फुसफुसाया। अजीब है ना? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, हमने कुछ सुना। जंगल की गहराइयों से एक आवाज आई। मैं अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंगलों में रही हूँ। मैंने भेड़िए, भालू और पहाड़ी बिल्लियों सबकी आवाज सुनी है, और ये उनमें से कोई नहीं था। ये पूरी तरह से हाउल नहीं थी, पूरी तरह से चीख भी नहीं थी, पर मैं कसम खाती हूँ ये इन दोनों के बीच की कोई चीज थी। कुछ ऐसा जिसने मेरे शरीर के हर बाल को खड़ा कर दिया था। कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिमाग के उस पुराने हिस्से तक पहुंचता है, वो हिस्सा जिसे याद है कि इंसान कभी शिकार हुआ करते थे। बच्चे मेरे एकदम पास आ गए और मैं अम्मा को कांपते हुए महसूस कर सकती थी। अंदर, मैंने कहा। मेरी आवाज अब तेज थी। राइट नाउ। हम घर की तरफ चले, भागे नहीं। हालांकि मेरा हर हिस्सा भागने के लिए चिल्ला रहा था। भागना खतरनाक लग रहा था, जैसे ये किसी चीज को हमारा पीछा करने के लिए ट्रिगर कर देगा। मुझे महसूस हो रहा था कि हमें देखा जा रहा है। तुम्हें वो एहसास पता है जब तुम पूरी तरह से जानते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है। उसका वजन ऐसा था जैसे मेरी गर्दन के पीछे ठंडी उंगलियां हों। अंदर आते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। असल में सारे दरवाजे, हर विंडो को भी चेक किया और सारे पर्दे खींचकर बंद कर दिए। बच्चे और मैं काउच पर एक साथ बैठ गए और जब से वो आए थे मेसन पहली बार पढ़ नहीं रहा था। ग्रैंडमा, वो क्या था? उसने दबी आवाज में कहा। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, इसलिए मैंने वही किया जो ग्रैंडमा करती हैं। मैंने डिनर बनाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके लिए चीज़ों को नॉर्मल रखा, पर जब रोस्ट ओवन में था तो मैंने अपने पड़ोसी रॉबर्ट को कॉल किया। वो हमारे घर से बस 1 क्वार्टर मील नीचे रहता था। मैंने बातों को कैजुअल रखा, बस हाल चाल पूछ रही हूँ कि क्या उसने हाल ही में कुछ अजीब देखा है, कोई असामान्य जानवर आसपास है। ये काफ़ी अजीब है कि तुम पूछ रही हो, उसने मुझे बताया। इस हफ्ते मैंने 2 मुर्गियाँ खो दी। किसी चीज़ ने मुर्गी खाने को फाड़ दिया। तार भी मजबूत थे, तुम्हें पता है, गुड स्टफ। और रात को कुत्ते पागलों की तरफ भौंक रहे हैं, जंगलों में आवाज़ें निकाल रहे हैं। अंधेरा होने के बाद वो पेड़ों के किनारे तक नहीं जाते। मेरे पेट में वो ठंडी अजीब सी फीलिंग और ज़्यादा हो गई। डिनर बच्चों ने मुश्किल से खाया। मैंने उन्हें लिविंग रूम में एक और मूवी के साथ बैठा दिया। उन्हें बताया कि आज रात हम कैंप आउट करेंगे। हम सब एक ही कमरे में साथ में रहेंगे। मैंने इसे मज़ेदार बनाने की कोशिश की, बजाय इसके कि ये वास्तव में क्या था। वे राहत महसूस कर रहे थे कि उन्हें गेस्ट रूम में अकेले सोना नहीं पड़ेगा। मैंने कंबल और तकिए निकाले और फर्श पर एक बड़ा नेस्ट बना लिया, पर मैं नहीं सोई, 1 मिनट भी नहीं। मैं अर्ल की पुरानी रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठ गई, वही कुर्सी जो बड़ी पिक्चर विंडो की तरफ थी। मैंने अंदर की सारी लाइट्स बंद कर रखी ताकि मैं बाहर देख सकूं, और मैं इंतज़ार करती रही। बच्चे आखिरकार सो गए। पहले एमा, फिर मेसन नींद से लड़ता रहा, पर आखिरकार उसने भी हार मान ली। मैं वहाँ बैठी उनकी सांसें सुन रही थी, अपने यार्ड को देखती रही। करीब आधी रात का समय रहा होगा जब मैंने कुछ देखा। मैंने उम्मीद की कि ये बस पेड़ों के हिलने से उनकी परछाई होगी, पर उस रात हवा बिल्कुल भी नहीं थी। सब कुछ शांत था। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो परछाई पोर्च लाइट की पहुंच के किनारे पर खड़ी थी। वहीं पर खड़ी थी और थोड़ा आगे पीछे झूल रही थी। वे जो भी था लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा। मैं मेजरमेंट में अच्छी नहीं हूँ, पर वो 7 या शायद 8 फीट का रहा होगा, और अजीब तरह से पतला, जैसे किसी इंसान को च्युइंगम की तरह खींच दिया हो। वो चीज वहाँ खड़ी झूलती रही। फिर उसने एक कदम आगे लाइट में लिया। मैंने आवाज ना निकालने के लिए अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली। वो चीज किसी चीज से ढकी हुई थी, शायद फर या शायद वो उसकी स्किन थी,
पर वो धब्बेदार दिख रही थी, जैसे खुजली वाले कुत्तों की होती है। उसकी बाहें उसके घुटनों से बहुत नीचे लटक रही थी और उसके हाथ यकीनन किसी इंसान के जैसे थे। उनकी उंगलियां थी पर बहुत ज्यादा लंबी। मुझे पेड़ों पर उनकी खरोचों की याद आई और मेरा पेट मचल गया। पर मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूलूंगी। उसकी आंखें बहुत अंदर धसी हुई थी। वो जानवरों की तरह लाइट में चमक रही थी। जिस तरह वो चमकी, एक चौड़ा बिन होठों वाला मुंह बस थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई दिया, जैसे वो हवा को टेस्ट कर रहा हो। मैं उसके दांतों की हल्की चमक देख सकती थी। इतने ज्यादा दांत थे कि किसी भी इंसान के मुंह में समा नहीं सकते थे। जब उसने चलना शुरू किया तो वो काफी अननेचुरल तरीके से चल रहा था, जैसे उसका हर अंग टूटा हुआ हो और जो ठीक ना हो सके। वो यहाँ वहाँ रेंगता और फिर खड़ा हो जाता, मेरे घर को देखता, उस विंडो को देखता जहाँ मैं बैठी थी। क्या वो मुझे वहाँ अंधेरे में देख सकता था? मुझे इसका नहीं पता। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो नहीं देख सकता होगा। मुझे पता था कि अगर मेरे ग्रैंड किड्स अभी भी बाहर होते, अगर वो अंधेरे के बाद उन जंगलों में होते, तो वो कभी वापस नहीं आते। शायद इससे भी बुरा, शायद वो वापस आते पर वो गलत होते। मुझे नहीं पता कि मैंने उसे कितनी देर देखा या उसने मुझे कितनी देर देखा। समय अजीब हो गया था। तब शायद 5 मिनट, शायद 1 घंटे जैसे लग रहे थे, पर आखिरकार वो चीज मुड़ी और वापस जंगल में चली गई। वहां चली नहीं, बल्कि एकदम से आगे बढ़ी, पर बहुत तेजी से, उस तरह से चलने वाली किसी भी चीज के लिए ज्यादा तेज। मैं सूरज निकलने तक उस कुर्सी पर बैठी रही, 1 इंच भी नहीं हिली और ना ही मैं सोई। मैं इंतजार करती रही और देखती रही। कुछ बार मैंने कसम खाती हूँ कि पोर्च पर कुछ सुना, जैसे कदमों की आहट, पर बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा हल्की, केयरफुल और शांत। कसम खाती हूँ। एक बार तो मैंने विंडो के ठीक बाहर सांस लेने की आवाज सुनी, पर इस बार मैंने नहीं देखा। मैं देख नहीं सकी, बस बैठी रही, दिन की रोशनी के आने का इंतजार और प्रार्थना करती रही। जैसे ही सूरज पूरी तरह से निकला, मैंने बच्चों को जगाया और उनका सामान पैक किया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा और मुझे उन्हें घर ले जाना होगा। उन्होंने कोई बहस नहीं की। असल में मुझे लगता है कि उन्हें राहत मिली थी। बच्चे कभी कभी हमसे ज्यादा जानते हैं। शेरन के घर का रास्ता मेरी जिंदगी का सबसे लंबा घंटा था। एमा पीछे की सीट से बोली, ग्रैंडमा, वो जंगल वाली चीज क्या तुम्हें लगता है विंडिगो था? मैंने अपनी आईब्रो उठाई, हालांकि वो इसे देख नहीं पाई। तुमने ये कहाँ सुना? मेसन ने एक किताब में इसके बारे में पढ़ा था। उसने कहा कि ये कहानियों जैसा लगता है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मेसन विंडो से बाहर घूर रहा था, पर मैं उसका रिफ्लेक्शन देख सकती थी। बेचारा बच्चा अब बड़ा लग रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा जान लिया हो जो उस उम्र के बच्चे को कभी नहीं जानना चाहिए था। ओह, वो तो बस कहानियां हैं बेटा, मैंने आखिरकार कहा। बस पुरानी कहानियां जो लोग सुनते हैं। पर मैं झूठ बोल रही थी। जब हम शेरन के घर पहुंचे तो मैंने उससे कहा कि बच्चे जंगल में खेलते हुए डर गए थे, शायद उन्होंने भालू देख लिया होगा। उसने हंसकर बात टाल दी, कहा कि उन दोनों की कल्पनाएं बहुत तेज हैं, खासकर मेसन की, जो इतनी किताबें पढ़ता है। मैंने उसे यही मानने दिया। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती थी। अगर मैं उसे बताती कि एक टूटे हुए आदमी जैसा दिखने वाला, बहुत सारे दांतों वाली किसी चीज ने उसके बच्चों का पीछा किया था, तो मैं उन्हें फिर कभी देख नहीं पाती और वो मुझे उस जमीन से दूर जाने की भीख मांगती। खैर, ये फनी है कि मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैंने अगली स्प्रिंग में घर बेच दिया। मैं वहाँ एक और रात नहीं रह सकती थी। विंडो को चेक करना, हर आवाज़ पर उछल पड़ना, ये सोचना कि किसी भी पल कोई लंबी उंगली मेरे दरवाजे के हैंडल तक पहुँचने की कोशिश कर रही होगी, और ये आइडिया कि अगर मैं अपने ग्रैंड किड्स को यहाँ देखना चाहती हूँ तो कहीं फिर से उनका पीछा उस चीज़ से ना हो जाए। नहीं, मैं नहीं कर सकते थे। मैंने शहर में एक बढ़िया सा छोटा कॉन्डो ढूंढ लिया। दूसरी मंजिल, ढेर सारे पड़ोसी, स्ट्रीट लाइट्स, छिपने के लिए कोई पेड़ नहीं थे। इससे पहले कि मैं मूव कर पाती,
बच्चों ने कभी पुराने घर वापस जाने के लिए नहीं पूछा और आजकल वो इसके बारे में पूछते भी नहीं हैं। हम उस बारे में बात नहीं करते जो हुआ था। पर कभी कभी जब एमा मिलने आती है, अब वो 16 की हो गई है, मुझसे लंबी हो गई है। अब वो 16 की है, मुझसे लंबी हो गई है, तो मैं उसे पास के जंगलों को विंडो से देखते हुए पकड़ लेती हूँ। वो तुरंत कैजुअली वहाँ से हट जाती है। पर मैं जानती हूँ कि उसे सब याद है। मेसन यूनिवर्सिटी में है। उन्हें बड़े होते हुए देखना अच्छा लगता है, पर दिल भी दुखता है। रॉबर्ट, मेरे पुराने पड़ोसी ने मेरे जाने के लगभग 1 साल बाद मुझे कॉल किया। जानना चाहता था कि क्या मुझे अपने घर पर कोई परेशानी हुई थी। उसने कहा कि किसी चीज़ ने उसके बार्न में घुसकर 3 बकरियों को मार डाला था। वो चीज़ उन्हें खाई भी नहीं, बस मार कर एक लाइन में लिटा दिया था। और उसका ग्रैंडसन जो गर्मियों में मिलने आया था, बार बार कह रहा था कि उसने जंगल में एक लंबे आदमी को घर की तरफ देखते हुए देखा था। फिशिंग फ्रॉम फटेलर। ये सब शुरू हुआ मई 2023 में। मैं आपको बता दूं कि मेरी हॉबी है मछली पकड़ना और मैं काम के बाद देर रात तक मछली पकड़ता हूँ। शाम को 7 बजे के आसपास लोकल लेक पर पहुँचता हूँ और आधी रात तक या उससे थोड़ी ज़्यादा देर तक मछलियाँ पकड़ता हूँ। वैसे भी वॉलाई एक तरह की मछली अंधेरे के बाद ज़्यादा अच्छी तरह फंसती है। मेरे पास एक 16 फीट की एल्यूमिनियम बोट है। कोई खास चीज़ नहीं, बस एक 25 हॉर्स पावर का इंजन और एक फिश फाइंडर लगा हुआ है। मई की एक रात मैं नॉर्थ शोर के पास अपनी रोज वाली जगह पर एंकर डाले हुए था। वहाँ एक पानी में उगने वाली घास जो लगभग 20 फीट गहरे पानी की ढलान पर उगती है। वॉलाई मछली ठीक सूरज के छिपने के समय वही किनारे पर घूमती है। मैं अपनी रॉड टिप को देख रहा था, उस टैप टैप का इंतजार कर रहा था। तभी किनारे पर कुछ हरकत दिखी। सूरज जिस तरह से डूब रहा था, पेड़ सिर्फ काली परछाई जैसे दिख रहे थे, पर मुझे यकीन था कि मुझे उनके बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। शायद कोई हिरन होगा। वहाँ ऊपर की तरफ बहुत हिरन थे, पर मेरे दिमाग के पीछे की उस छोटी सी आवाज ने कहा कि हिरन इस तरह से नहीं चलते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंग रहा हो। क्या तुमने कभी किसी को कांटेदार तार के नीचे फौजी तरीके से रेंगते हुए देखा है? मुझे बिल्कुल ये वैसा ही लगा, पर एक सोल्जर से काफी ज्यादा तेज। वो किनारे के साथ साथ लगभग 30 यार्ड तक चला, फिर रुक गया। कम होती रोशनी में मुझे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, पर मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहा था। वो चीज रुकी, पानी की तरफ मेरी तरफ घूमी। मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए और बस वो झट से गहरे जंगल में वापस चली गई। ये शायद 20 सेकंड तक चला होगा। मैं 1 और घंटा वहीं रहा, 2 अच्छी वॉलाई पकड़ी, पर मैं बार बार किनारे की उस जगह को देखता रहा। फिर कुछ नहीं हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सोचा या तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो 2 रकून एक साथ चल रहे होंगे या फिर कोई कैंपर शराब पीकर अजीब हरकतें कर रहा होगा। उस झील पर कभी कभी लोग कैंपिंग के लिए आते हैं, पर ज्यादा नहीं। अगले हफ्ते वही जगह उसी समय पर मैं पिछली बार हुई घटना के बारे में सोच भी नहीं रहा था, जब तक कि मैंने एंकर नहीं डाला। पहले 1 घंटे सब नॉर्मल था। मैंने एक छोटी पाइक मछली पकड़ी और उसे छोड़ दिया। लगभग 9:30 बजे आसमान में अभी भी थोड़ी रोशनी थी। मैंने उसे फिर से देखा। इस बार वो किनारे पर और ज्यादा दूर था। जहां पिछली बार देखा था उससे लगभग 50 यार्ड आगे वही रेंगने वाली चाल, पर इस बार मुझे ये बेहतर तरह से दिख रही थी। वो यकीनन एक आदमी जैसा दिख रहा था, पर कोई चीज मेरे दिमाग की अलार्म बेल बजा रही थी। शायद जिस तरह से वो रुक रुक कर चल रहा था, जैसे कोई मछली जमीन पर आकर स्ट्रगल करती है। रुका चला की मोशन थी, पर फिर भी वो तेजी से दूरी तय कर रहा था, जैसे 1 सेकंड के लिए जम जाए, फिर आगे बढ़े, फिर जम जाए। मैंने अपना फोन उठाया, पर मैं फोटो लेने के बारे में सोच नहीं रहा था, बल्कि कैमरा में जूम का इस्तेमाल करके ये देखने की सोच रहा था कि वो क्या था। पर जब तक मैंने फोन ऊपर उठाया वो चीज जा चुकी थी। लेकिन तभी मैंने कुछ नया नोटिस किया। पक्षी शांत हो गए थे। अगर तुम बाहर ज्यादा समय बिताते हो तो तुम्हें उस तरह की शांति का पता होगा। जब कोई खतरनाक चीज आसपास होती है
तो हर चीज़ आवाज़ करना बंद कर देती है। मैंने एंकर खींचा और उस रात झील के दूसरी तरफ चला गया और मैंने और कुछ नहीं पकड़ा और मैंने कुछ नहीं देखा। तीसरी बार 2 हफ्ते बाद की बात है। मैं काम में बिजी था और 1 हफ्ते वहां जा नहीं पाया था। उस रात भी मैं लगभग गया ही नहीं था क्योंकि आसमान में बादल थे। लग रहा था कि बारिश होगी, पर वेदर फोरकास्ट में था कि तूफान आधी रात के बाद आएगा। सो मैंने रिस्क लिया। मैं ईस्टर्न शोर पर एक अलग जगह ट्राई किया। वहाँ एक छोटी सी खाड़ी है जहाँ एक क्रीक यानी एक छोटी नदी आकर मिलती है। पाइक मछलियों के लिए अच्छी जगह है। मैं वहाँ लगभग 1 घंटे तक रहा था। जब मुझे क्रीक के मुहाने से पानी छलकने की आवाज़ आने लगी, बीवर की तरह नहीं बल्कि पानी में किसी चलते हुए किसी इंसान की तरह, कुछ क्रीक से होते हुए झील की तरफ आ रहा था। मैंने अपना हेडलैम्प ऑन किया और उसे क्रीक पर पॉइंट किया। पानी छलकने की आवाज़ तुरंत बंद हो गई। यहाँ पर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने लगभग पूरे 1 मिनट तक लाइट को क्रीक के मुहाने पर रखा, कुछ नहीं दिखा। फिर ठीक लाइट के किनारे पर मैंने आंखें चमकती हुई देखी जो लगभग एक इंसान की ऊंचाई पर थी, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर आंखें बहुत दूर थी। और जब वो झपकी तो मैं कसम खाता हूँ कि वो साइडवेज से झपकी। क्या जैसे किसी पक्षी या शायद किसी सांप की आंखें हो। यकीनन कोई रेंगने वाला जीव ऐसा करता होगा। मैंने अपनी मोटर स्टार्ट की, वहां से निकल गया। मैंने अपनी लाइंस भी नहीं खींची, बस काट दी। मेरी 2 अच्छी रिग्स मछली पकड़ने के उपकरण खो गए, पर मुझे उस पल परवाह नहीं थी। समझदारी तो यही कहती थी कि मैं कोई नई झील ढूंढ लेता। यहाँ ऊपर मछलियाँ पकड़ने की बहुत अच्छी जगहें हैं, पर ये झील मेरी जगह थी। मैं यहाँ इतने लंबे से मछली पकड़ रहा था, कम से कम 2 दशकों से। कोई भूखा हर्मिट मुझे भगा नहीं सकता था। मैंने खुद को यही कहा। तो मैं वापस जाता रहा, पर मैंने अब एक स्पॉटलाइट ले जाना शुरू कर दिया। वो हैंडल वाली जो बोट की बैटरी से चलती थी, कुछ मिलियन कैंडल पावर वाली, और मैंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। नोट्स बनाने लगा, यहाँ तक कि मैंने उसे किस समय देखा, वो कहाँ था, मैं क्या कर रहा था और वो क्या कर रहा था, ये सब भी नोट किया। 15 जून वेस्ट शोर पर रात 10 बजे के आसपास देखा। इस बार सीधा खड़ा होकर ट्री लाइन के साथ साथ चल रहा था। लग रहा था कुछ घसीट रहा हो, पर नहीं पता क्या था। 22 जून कुछ नहीं दिखा, पर नॉर्दर्न शोर से लकड़ी खटखटाने की आवाज़ सुनी, जैसे एक वुड पैकर हो। 3 बार ठक ठक, रुकना, फिर 3 बार ठक ठक। लगभग 10 मिनट तक ऐसे चलता रहा। 4 जुलाई हॉलिडे वीकेंड था। झील पर ज़्यादा भीड़ थी। 3 और नावें बाहर थी। मुझे कुछ नहीं दिखा, पर दूसरे मछुआरों में से एक रात 11 बजे के आसपास मेरे पास आया। पूछा कि क्या मैंने किनारे पर उस लंबे आदमी को देखा। उसने कहा कि वो पेड़ों से उनकी नाव को देख रहा था और वो लोग जा रहे थे। 18 जुलाई गर्म रात थी, एकदम शांत, मछलियां फंस नहीं रही थी। लगभग 11:30 बजे कोई चीज़ मेरी नाव के पास से गुजरी और मैं कसम खाता हूँ कि वो कोई बीवर या ऑटर नहीं था। ये उनसे काफ़ी बड़ा था। ऐसी लहर बनाई जैसे तुमने एक बड़ी डीप डाइविंग क्रीक बेड से ट्रोलिंग कर रहे हो। वो वी शेप की गड़बड़ी जिसमें सतह पर कुछ भी दिखाई ना दे, वो नॉर्दर्न शोर की तरफ गई। फिर मैंने उसे पानी से बाहर निकलते सुना। भारी थपथपाने की आवाज़, जैसे गीला कैनवस चट्टानों से टकरा रहा हो। फिर एकदम से सन्नाटा। अगस्त तक मैं जब भी जाता लगभग हर बार उसे देखता था, कभी रेंगते हुए, कभी चलते हुए। एक बार मैंने उसे एक पेड़ पर चढ़े देखा। वो एक बड़े पाइन के पेड़ पर ऐसे चढ़ा था जैसे एक मड पपी, एक तरह का स्लमेंडर, अपने पूरे शरीर को लहराते हुए डाक पोस्ट पर चढ़ता है। 1 मिनट से भी कम समय में वो 40 फीट से ऊपर चला गया था। जब तक मैं मछलियां पकड़ता रहा, वो वहीं ऊपर रहा, पेड़ के तने के उलट बस एक काली शेप। मुझे इससे बहुत अजीब फील आ रही थी। सितंबर में बदबू आनी शुरू हुई, ऐसी बदबू जैसे जुलाई में 1 वीक तक तुम्हारे मछलियां पकड़ने के सामान के डिब्बे में चारा सड़ गया हो। पर ये लगातार नहीं थी। कभी कभार हवा बदलती तो मुझे इसका एक झोंका सा आता।
कभी कभी ये इतनी तेज होती कि मुझे उल्टी आ जाती। हमेशा अलग अलग दिशाओं से आती लगती थी। शायद वो झील के चारों ओर घूम रहा था। 20 सितंबर तक चीज़ें खराब हो गईं, सचमुच काफ़ी खराब। मैं उस दिन रोज से देर से गया था। लगभग 9 बजे तक पानी में नहीं पहुंच पाया। पतझड़ में वालाई मछली का बाइट अच्छा था और मैं सर्दियों के लिए अपना फ्रीजर भरना चाहता था। मैं नॉर्थ शोर पर अपनी रेगुलर वाली जगह पर एंकर डाला। अंधेरा रोज से ज़्यादा था। न्यू मून थी, बादल छाए हुए थे। मेरी आंखें सेट होने पर भी मैं किनारे को मुश्किल से देख पा रहा था। लगभग 10:30 बजे मैंने किनारे पर टूटती हुई टहनियों की आवाज़ सुनी। छोटी टहनियाँ नहीं बल्कि बड़ी वाली, क्रैक क्रैक, पानी की ओर करीब आ रहे थे। मैंने अपनी स्पॉटलाइट ऑन की और उसे ट्री लाइन पर घुमाया। वो वहीं था। मैंने उसे पानी के किनारे पर खड़े पाया, पूरा दिखता हुआ। मेरी नाव से 30 यार्ड से ज़्यादा दूर नहीं था। ये पहली बार था जब मैंने उसे वास्तव में उसे शिफ्ट बदलते देखा था। इसे समझाना मुश्किल है, पर जिस तरह से उसकी स्किन हिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे कुछ और छिपा था जो कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। लाइट पड़ने पर वो भागा नहीं, वो बस वहीं खड़ा रहा। फिर उसने पानी में एक कदम रखा। मैंने अपना एंकर इतनी जोर से खींचा कि मैं लगभग नाव से बाहर गिर गया था। तीसरी बार पुल करने पर मोटर स्टार्ट हुई। तब तक वो कमर तक पानी में आ चुका था और अभी भी मेरी तरफ आ रहा था। मैंने अपनी बोट को झील के बीच की तरफ तेजी से भगाया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो उथले पानी में खड़ा मुझे देख रहा था। फिर वो मुड़ा और किनारे पर वापस चला गया, पर वो जंगल में वापस नहीं गया। उसने किनारे के साथ साथ चलना शुरू किया, मेरी दिशा को मैच करते हुए। मुझे नाव पानी में उतारने और चढ़ाने की जगह तक पहुंचना था, जिसका मतलब था झील के दक्षिणी छोर तक किनारे के साथ साथ जाना। 3 मील का किनारा था और वो चीज़ मेरा पीछा कर रही थी। मैं किनारे से जितना दूर हो सकता था रहा, पर वो झील ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मैं उसे पेड़ों में चलते हुए देख सकता था। मेरे साथ वो बना हुआ था। कभी कभी वो चट्टानी नुकीली जगहों पर बाहर आ जाता, पूरी तरह से दिखाई देता। वो अब छिपने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। लॉन्च से लगभग आधे रास्ते में वो किसी तरह मुझसे आगे निकल गया। मुझे नहीं पता कैसे। मैं शायद तब 20 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था और वो बस किनारे पर आगे दिखाई दिया। ऐसा था जैसे उसे पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो एक गिरे हुए पेड़ पर जो पानी में फैला हुआ था चल कर आया और उसके सिरे पर बैठ गया। मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने नाव रोक दी। मैं उससे शायद 100 यार्ड दूर था और वो बस उस पेड़ पर बैठा रहा। उसकी वो बाहें जिनमें बहुत ज़्यादा बेंड थे, एक ग्रास होपर के पैर की तरह मुड़ी हुई थी। मैंने देखा कि उसकी परछाई मेरी तरफ सिर झुकाई थी। फिर वो लॉक से फिसलकर पानी में उतर गया। मैंने बोट मोटर को इतनी तेजी से कभी नहीं चलाया था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे उड़ा दूंगा। चांद की रोशनी में मैंने अपने पीछे किसी चीज़ को आते देखा, पर मैं ये नहीं देख सका कि वो कहाँ से आ रही थी। मैंने रेस को पूरी तरह से खुला रखा और लॉन्च की तरफ भागा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने नाव को ठीक से बांधा भी नहीं, बस किनारे पर चढ़ाया, अपनी चाबियाँ पकड़ी और अपनी ट्रक की तरफ भागा। मुझे अपने पीछे पानी से किसी चीज़ के आने की आवाज़ सुनाई दी। तैरते हुए नहीं, ये ज़्यादा ऐसे था जैसे वो उथले पानी में दौड़ रहा हो और ये काफ़ी ज़्यादा तेज थी। मैं अपने ट्रक तक पहुंचा, दरवाजे लॉक किए और तेज़ी से गाड़ी भगा दी। मेरे रियर व्यू मिरर में टेल लाइट की रोशनी में मैंने उसे एक्सेस रोड के बीच में खड़े देखा। वो बस खड़ा देख रहा था, लगभग निराश लग रहा था। अगली सुबह मैं अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी नाव को वहाँ से लेने गया। मैंने उन्हें बताया कि बोट के इंजन में गड़बड़ आ गई थी और मुझे जल्दी में उसे वहाँ छोड़ना पड़ा। उन्होंने मुझे इसे लोड करने में मदद की। एक दोस्त ने पास की मिट्टी में कुछ निशान दिखाए जहाँ मैंने नाव बीच में चढ़ाई थी। वे नंगे पैर की प्रिंट जैसे लग रहे थे। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तब से मैं उस झील पर वापस कभी नहीं गया। अब तो मैं कहीं भी ज़्यादा मछली पकड़ने नहीं जाता। मैंने कुछ और जगहें ट्राई की, पर मैं उस फीलिंग को भुला नहीं सका। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है
कि उस चीज़ ने मुझे अंधेरे से डरा दिया था। मेरी वाइफ सोचती है कि मछली पकड़ना छोड़ने के लिए मैं पागल हूँ। कहती है कि मैं एक खराब रात को लेकर अपनी हर पसंदीदा चीज़ को बर्बाद करने दे रहा हूँ। वो अपनी जगह पर सही है, पर फिर वो वहाँ नहीं थी। उसने उसे इस तरह पानी में फिसलते हुए नहीं देखा था। उसने उसे ठीक अपने पीछे दौड़ते हुए नहीं सुना था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ अगली वीडियो में।